अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। जोबर्ग वांडरर्स में तीसरा टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका खेला जा रहा है, जहां पाकिस्तान ये मैच अपने प्राइड के लिए खेल रहा है और साउथ अफ्रीका खेल रहा है एक वाइट वॉश करने के लिए पाकिस्तान को। और आखिरी तीसरे दिन का आज खेल हुआ है। पाकिस्तान को 381 रन का मेहनत टारगेट मिला है ये सीरीज़ वाइट वॉश से बचाने के लिए। और अब देखा जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग कदरे बेहतर रही है सेकंड इनिंग्स में। आज के शो में हम पूरे मैच पे बात करेंगे और इम्पॉर्टेंटली ये बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ के बाद हमने ओडीआई सीरीज़ खेलनी है जिसकी टीम भी अनाउंस हो चुकी है। सो इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मायानाज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वासी हबीब साहब। वासी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। और सबसे पहले देखते हैं कि ये 3 दिन पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के साथ कैसे रहे हैं। वांडरर्स वो पिच है जो माजी में अपनी ख़राब पिच के लिए काफ़ी खबरों में रही है और इस बार पिच काफ़ी बेहतर है। हमने देखा है कि फर्स्ट इनिंग्स के बाद पाकिस्तान ने ऑल्दो अच्छे रन्स नहीं किए फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन साउथ अफ्रीका ने सेकंड इनिंग्स में शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जल्दी समेटेगा साउथ अफ्रीका को। और अगर ऐसा होता और उसके बाद हम इतनी बेहतर बैटिंग करते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन हमने आज ही बहुत रन कंसीड किए। और आज का दिन अगर कहा जाए कि डीकॉक के नाम रहेगा तो वो बिल्कुल रहेगा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। और हमारे कप्तान भी उनको देख के कुछ ज़रूर सीखेंगे कि जब आप अच्छी फॉर्म में होते हैं, जब आप 40 बॉलों पे 50 रन कर चुके होते हैं तो आपको देन यू हैव टू प्ले अ बिगर इनिंग्स। अगर वो बिगर इनिंग्स हमारे पास फर्स्ट इनिंग्स में बाबर आजम से या सरफराज से आ जाती तो भी टेस्ट मैच की सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन आपने कैसे देखा क्विंटन डिकॉक की इनिंग्स को? कितना क्रेडिट जाना चाहिए, कितनी अच्छी इनिंग्स थी आज की? बहुत शुक्रिया फैसल भाई, और यकीनी तौर पर आपने बिल्कुल अपने सवाल में ही माहिराना तज्जिया कर दिया। और वो बड़ा अच्छा पॉइंट है जो आपने रेस किया है कि क्विंटन डिकॉक ना तो साउथ अफ्रीकन कैप्टन है और वो एक टीम मैन है, टीम प्लेयर हैं, लेकिन ये हमेशा से उनकी खासियत रही है कि क्विंटन डिकॉक हमेशा बड़े रन्स करते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का प्लेटफॉर्म हो, ओडीआई क्रिकेट हो। बैक टू बैक 3 सेंचुरीज बनाई थी उन्होंने लास्ट ईयर इंडिया के अगेंस्ट। और हम कैसे भूल सकते हैं कि तमाम शोबों में जो है ना चारों शाने चित कर दिया था। अच्छा, एक लंबी इनिंग्स जो है ना जब ड्यू हो जाती है ना, कुछ प्लेयर्स होते हैं जिन्हें हम एक वर्ड कहते हैं कि यार ये बड़े खुददार किस्म के लोग होते हैं और इन्हें मालूम। आप ये नोट करें कि दोनों की कितनी ब्रिलियंट पार्टनरशिप चल रही थी। और सरफराज अहमद की भी तारीफ करनी होगी कि 40 बॉल 50 बहुत रेयर ही पाकिस्तान का कोई भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन, बड़े माजी में हमारे साबिक ग्रेट्स हैं जो टीम पर आज बैठकर तनकीद भी करते हैं, इस तरह के तेज रन्स किसी ने शायद ही किए हों। शाज़र और नादिर ही ऐसी इनिंग्स आई हैं। हाँ, अजहर महमूद 1998 में जब नए नए शोरा उफक पर अजहर महमूद के नाम का सितारा चमका था तो हमने देखा था कि अजहर महमूद रावलपिंडी में 100 मार कर गए तो लोगों ने कहा कि पिंडी बॉय है और यहीं परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में जाकर भी उन्होंने 2 सेंचुरीज बैक टू बैक की जो उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत थी उन तेज पिचेस पे। और यकीन मानिए साउथ अफ्रीका के पास आज भी बड़ा बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, लेकिन उस वक्त का जो अटैक था वो शायद इससे भी बेहतर था, बहुत बेहतर था। बिल्कुल सही। तो अब आप ये देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, वहाँ से हमने देखा कि आपने सरफराज की बिल्कुल तारीफ की कि 40 बॉलों पे 50 रन, लेकिन ऑब्वियसली टेस्ट मैच में आपको गेम बनाना पड़ता है, आपको अपने फॉर्म में आने का, अपने क्रीज पे खड़े होने का फ़ायदा उठाना होता है। कहीं ना कहीं सरफराज ने लेकिन मिस आउट किया वो चांस जहाँ वो ज़्यादा रन कर सकते थे। और सरफराज और अजहर अली में आई जस्ट सॉ टुडे के एक्सपर्ट्स कंपेयर कर रहे थे कि सरफराज की बैटिंग बहुत बेहतर रही, अजहर अली से रन्स किए उन्होंने, तेज़ रन्स किए हैं, लेकिन दोनों में एक ममासलत ये है कि दोनों एक तरह ही से आउट हुए हैं। अजहर अली के लिए अगर आप शॉर्ट बॉल करा दें उनके पास कोई जवाब नहीं है। सरफराज जो है वो अच्छा खेलते हुए जो है बिहाइंड द विकेट मारने की कोशिश करते हैं और उसमें आउट होते हैं, वही इस बार भी हुआ। सो डू यू थिंक कि एक कप्तान अगर ये ट्रेंड सेट करेगा कि वो गलतियों से नहीं सीखेगा तो फिर ही कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द टीम टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स? अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा जो कंपैरिजन हम दोनों का करें तो डिफरेंस है, बहुत फर्क, थोड़ा सा फर्क है दोनों के मोड ऑफ डिसमिसल्स में। हम देख रहे हैं कि अजहर अली ट्रैप हो रहे हैं, यानी वो एक ऐसी इस तरह से पोजीशन में आते हैं, बॉल की लाइन में आते हैं और फिर वो उनसे वो बॉल खेली नहीं जाती क्योंकि पुल मतलब हुक उनके पास है नहीं, हुक नहीं। इशू है जो बैटिंग कोच को स्पेशली देखना चाहिए कि अजहर अली अगर बैट पूरा हाथ ऊपर ना लेके जाएं तो शायद आपने हर्षल गिब्स एक ज़बरदस्त प्लेयर, इस वक्त वो किसी भी साउथ अफ्रीकन टीम के कोच वगैरह नहीं है, लेकिन उनमें पूरा पोटेंशियल है कि साउथ अफ्रीका जैसी साइड उन्हें अपना बैटिंग कोच जो है ना तैनात कर दे। अग्रेशन है,
क्लास है, फ्लेयर है और बहुत ही उनका करियर भी मिकी आर्थर साहब ने खत्म किया। मिकी आर्थर उनके भी बड़े पुराने दोस्त रहे हैं। जी हाँ, तो वही बात है। तो अब आप देखें कि ये जो पॉइंट रेस किया, एक बार मैं और आप बात कर रहे थे कि ये जो बैट की जो लिफ्टिंग है ना, एक्स्ट्रा जो आप बैट की मूवमेंट करते हैं, यही जो वो नैनो सेकंड होता है, यहीं से आप डिसीव होते हैं। जो आपको ऑफ द विकेट बॉल आती है ना, ओलिवियर टाइप ऑफ बॉलर या रबाडा टाइप ऑफ बॉलर, ये विकेट पर लगने के बाद ज्यादा तेजी से इनका बॉल राइज करता है, थोड़ा सा ऑफ द विकेट तेज आता है एज कंपेयर टू स्टेन। स्टेन का भी स्पीड 140 आती है, रबाडा की जो 138 की बॉल होती है, अगर वो गुड लेंथ एरिया में स्पॉट ऑन है तो वो बॉल ज्यादा है बनिस्बत स्टेन की 142 की। हमने देखा कि बाबर के पास बैकफुट पे स्टेन को खेलने के लिए कितना टाइम रहा इस सीरीज में। सरफराज भी उन्हें बैकफुट पे अच्छा खेले, ऑन दी अप बहुत अच्छे शॉट्स मारे। और आपने जो कंपैरिजन किया उसको इसी तरह से हम समराइज करेंगे और सम अप करता हूं कि सरफराज गेंद पर जा रहे हैं। सरफराज ऑलवेज इज अ वनडे थिंकर। जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूं, वो वनडे मोड से बाहर नहीं आते। कहीं ना कहीं उन्हें यह समझना होगा, रन कर रहे हैं, अच्छी बात है, रन्स कीजिए। और अफसोस होता है कि ही इज अ गुड प्लेयर टू स्टे ऑन द गुड इनफ प्लेयर, 100 वाला प्लेयर है बॉस। देखें 40 बॉल्स पे एक पर्सन 50 कर रहा है तो वो मैक्सिमम 100 बॉलों पे 100 रन कर जाएगा ना। तो 100 गेंदें 16.4 ओवर्स आप खेलेंगे तो आप अपने 100 कर जाएंगे। और दूसरा वाला भी जो अदर एंड पे होगा, आपकी पेस को तो वो कैचअप नहीं कर सकता, लेकिन आप ये देखिए कि वो भी अगर 40 करता है तो ये पूरी पार्टनरशिप आपकी 140 की हो जाएगी, जो आपकी टीम की कॉस्ट के लिए ऐसी हो जाएगी। अगर एक पार्टनरशिप किसी टेस्ट मैच में कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही हो 140 प्लस की लग जाए तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा बार वो टीम हारेगी। बिल्कुल सही है। वहां से कितना कॉस्ट करेगा हमें फर्स्ट इनिंग्स में जो सरफराज आउट हुए, अगली बॉल पे, अगले ओवर की अगली बॉल पे बाबर आजम आउट हुए, हमने इवेंचुअली 5 विकेटें गवा दी 16 रन पे। डू यू थिंक हम हर मैच में एक ऐसी वो एक ऐसा सेशन दे जाते हैं टीम को जो पूरा मैच डुबा के चला जाता है? इस बार तो हमने ये सेशन हमेशा हमने इस पर्टिकुलर सीरीज में जो है वो बैटिंग से दिया, लेकिन इस बार हमने वो बॉलिंग से भी दे दिया। पहले तो जो आज हमने बॉलिंग की, पहले बैटिंग से हमने कंसीड कर दिया। कम से कम भी अगर हम 240 250 करते तो पाकिस्तान जो है ना, बहुत बड़ा चांस था इस विकेट पे। आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान कल 300 प्लस कर जाएगा। Are you serious? या कल पाकिस्तान अगर इस पार्टनरशिप ने 50 प्लस रन्स कैरी किए मजीद, तो पाकिस्तान कल 310 320 क्रॉस कर जाएगा और शायद मार्जिनली वो ये मैच हारेगा। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि विकेट डे बाय डे ना वो जो पाकिस्तानी स्टाइल की विकेट में कन्वर्ट होती है। 300 कर जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, पाकिस्तान और साउथ के अगर यासिर शाह होते तो शायद और विकेट स्पिनर को मिलती। थोड़ी सी ड्राई पिच लगी हमें सेकंड इनिंग्स में। देखें हमने लास्ट शो में मुझे हवाला देना होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि स्मार्ट थिंकर क्या होता है। अब हम यासिर को और शादाब को एक साथ साउथ अफ्रीका में खिलाते, इससे बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है फैसल भाई कि जो मैं बात कर रहा था कि शादाब इन पिचेस पे यासिर से इफेक्टिव होगा, आया ये हुआ? आप एग्री करते हैं? वेरी ट्रू, हुआ ना। आपने कहा था थोड़ी तो तेज कराएगा, तो मुझे बाहर बैठकर मालूम है फैसल भाई, तो वो जो कोचिंग स्टाफ और वो जो पूरा मतलब डॉलर्स की जो आप जो भरमार कर रहे हैं और 16 लाख प्लस समथिंग, और फिर मरात अलग मिकी आर्थर साहब को दे रहे हैं, इसका मतलब बायस है वो। इसका मतलब पसंद नापसंद का इशू है। डरे हुए हैं कि मैंने 2 बंदे अपने सिलेक्ट कर लिए हैं, अगर मैं यासिर को बिठाऊंगा तो बैक इन पाकिस्तान शोर मच जाएगा, क्योंकि यासिर इज अ हॉट फेवरेट क्रिकेटर इन पाकिस्तान, सब उसे पसंद करते हैं। क्योंकि सिलेक्शन पे बात हो रही है, क्योंकि थोड़े बायस होने की बात हो रही है, पूरा पाकिस्तान यही कह रहा है कि हमारी जो सिलेक्शन है उसमें डेफिनेटली बायसनेस है, नेपोटिज्म है। हमने देखा है कि किस तरह प्लेयर्स को वो किया गया है, किस तरह हमारे इमामुल हक जो है वो कॉलर चढ़ा के मैच खेल रहे होते हैं। उस पर बात करेंगे, उनके कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे कि आया क्यों इतना कॉन्फिडेंस है उनमें। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान की सिलेक्शन में नेपोटिज्म की बात कर रहे थे। बहुत सारे सवाल हैं उस पर, और सबसे बड़ा सवाल उसमें इमामुल हक का अगर मैं पूछूं वासे भाई, हमने बारहा बात की। अगर देखें ये ड्रॉप गलत नहीं हुए थे शान, लेकिन यही वो डिटर्मिनेशन है कि आज इसी प्लेटफॉर्म पर और दीगर प्लेटफॉर्म पर शान मसूद की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं कि इस लड़के ने सीखा, इसने कमबैक किया ना, तो ये खाली घर से घूम के नहीं आ गया। इस पे मैं एक सवाल करना चाह रहा था जो ब्रेक के बाद आपसे लूंगा, कि जो प्लेयर ग्रांड फ्लावर के अंडर नहीं है ना, उसने अच्छी प्रैक्टिस की है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जो ग्रांड फ्लावर के अंडर है वो स्ट्रगल कर रहा है। मैं देख रहा था आज जब अजहर अली बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, उससे पहले ग्रांड फ्लावर के बराबर में बैठे थे। मैंने बोला यार क्या कर रहा है यार। सो वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर स्मॉल ब्रेक।
खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले हम अजहर अली और शान मसूद की टेक्निक के हवाले से बात कर रहे थे और हमें वहाँ से भी बता रहे थे कि किस तरह शान मसूद ने अपनी टेक्निक पे काम किया, और हमने ये भी बात की कि उनको टीम से सही निकाला गया था लेकिन उनको वापस लाने में बहुत टाइम लगा। लेकिन एक अच्छा प्लेयर, एक हार्ड वर्किंग प्लेयर जब ग्राउंड में आता है तो प्रूव करता है कि उसने कितना हार्ड वर्क किया है, एंड इट इवेंचुअली इज़ पेइंग ऑफ। साउथ अफ्रीकन मीडिया बहुत तारीफ कर रहा है, आपको फ्यूचर के लिए एक अच्छा प्लेयर मिल रहा है। और वैसे क्या ये कहना गलत होगा कि अगर आपको इमाम उल हक को तो हर सिचुएशन में खिलाना ही खिलाना है, अगर आपके पास ज़्यादा ओपनर्स होते हैं तो डू यू थिंक कि ही इज़ समवन जो इतना अच्छा हो गया है कि आप मिडिल ऑर्डर में भी आपको सर्व कर सकता है ये प्लेयर? बिल्कुल सही, शान यूटिलिटी क्रिकेटर है हमेशा से, और जब ये ड्रॉप हुआ था वो सही हुआ था, तो कुछ लोगों को शॉक लगा होगा मेरी बात सुन के। मैं बताता हूँ, इस शो की खासियत ये है कि हम इंशाल्लाह ताला प्रूफ करते हैं हर चीज़। सईद आज़ाद साहब मेरे साथ एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे जिसमें मैं बजाते खुद होस्टिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं वहाँ पर उनसे मुखातिब था, तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा आप खुद एक अच्छे ओपनिंग बैट्समैन थे, पाकिस्तान खेले, इंटरनेशनल क्रिकेटर, तो सईद भाई आप शान की टेक्निक को कैसे देख रहे हैं? गामा का के अगेंस्ट आउट हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं टेक्निक तो उसकी ठीक है, वो तो टेस्ट क्रिकेट को ही सूट करता है। मैंने दोबारा से क्वेश्चन रिपीट किया कि सईद भाई क्या आप वो चीज़ मिस कर गए, आपने मैचेस देखे? उन्होंने कहा मैंने देखे हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ तुमने पिक की है वहाँ से तो वो बता दो। मैंने कहा कि जब वो गेंद फ्रंट फुट पे भी खेल रहा है या हाफ कॉक भी खेल रहा है, तो उसका जो पिछला कदम है, उसका जो टो है, वो पॉइंट की जानिब क्यों पॉइंट आउट कर रहा है? ये तो खुद वो स्क्वायर डब होना चाह रहा है ना, खुद ही स्क्वायर डब होना चाह रहा है, यानी वो कंफ्यूजिंग माइंडसेट के साथ आगे जा रहा है कि ये बॉल आर्म के साथ अंदर आएगी या ये आर्म के साथ बाहर जाएगी। तो वो अपने पिछले कदम से अवे मूवमेंट को सहारा देते हैं। ये जितने भी लोग स्क्वायर डब होते हैं, आपको याद होगा शाहिद आफरीदी को जवागल श्रीनाथ वगैरह जो है इस तरह से ट्रैप करते थे, बैक फुट पे वो स्क्वायर हो जाते थे और एज लगता था स्लिप में। ये बिल्कुल वही सिनेरियो है कि ये लोग अपने खुद को कवर कर लेते हैं अंदर के लिए। बल्ला इनका ऐसे पहले बंद होने लगता है तो ये बल्ले को एक्स्ट्रा खोल देते हैं, और इनका जो पिछला जो कदम होता है ये पॉइंट की जाने पॉइंट आउट करता है। ये किसी भी सूरत एक अच्छी टेक्निक एक ओपनिंग बैटर की तो क्या किसी भी टेस्ट बैटर की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से रैपिड इंप्रूवमेंट आई है, और आई मस्ट से क्या सल्यूट यू शान मसूद। आप प्लेन्स में नहीं थे, आपने 2-2 3-3 घंटे जिस तरह से सल्यूट इसलिए भी बॉलिंग की, आप ग्रांड फ्लैट से दूर हैं। अच्छा वासे भाई, हमने देखा कि हाशिम आमला ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। अगर दूसरी इनिंग्स में कहा जाए कि साउथ अफ्रीका को सही जो सपोर्ट दिया है, ऑल्दो 100 किए डिकॉक ने, लेकिन पुट देम बैक ऑन ट्रैक। एग्जैक्टली, ही पुट देम बैक ऑन ट्रैक। और उन्होंने, हमने देखा कि उन्होंने अब्बास के अगेंस्ट में वो एक अलग तरीके से स्टांस लेते थे, वो हसन अली के अगेंस्ट अलग स्टांस ले रहे थे। हम देख रहे हैं अब्बास की स्विंग को अलग तरीके से कवर कर रहे थे। वो क्या था, वो मतलब वो भी एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स। देखें, एल्गर की और मार्कराम की स्पेशली हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, मैंने कहा कहीं बात नहीं हो रही फैसल भाई, मेन चीज देखें मार्कराम एक प्रूवन परफॉर्मर है, जितनी भी उसने क्रिकेट खेली है, बट ही वाज हिटिंग द बॉल वेरी हार्ड। लेकिन फर्स्ट टेस्ट मैच में फेल होने के बाद उसने भी अपने स्टांस को चेंज किया। लेफ्टी के लिए एक डिफरेंट स्टांस, अब्बास के लिए भी अपनी बॉडी को, अब्बास के लिए भी खुद को हल्का सा ओपन किया, स्लाइट ओपन। उसकी मैंने आपको वजह बताई थी कि बल्ला बंद ना हो, स्ट्रेट बैट से अब्बास को खेलें तो वो इतना सा 1-2-2.5 सेंटीमीटर का बॉल वो बैट पे ही लगेगा। लेकिन आप अब्बास को हमारे प्लेयर्स हसन अली ने क्यों, अजहर अली ने ये क्यों नहीं किया? असद शफीक हमने देखा, अजहर अली तो बेचारा पैट की बॉल ही मांगता रह गया, वो दे नहीं रहे वो दे नहीं रहे, वो पकड़ गए हैं कि ये बॉल की लाइन में आता है साथ साथ, और उसके बाद बॉल इस तक आ जाता है और बॉल मूव कर जाते हैं ये बॉल पे। एग्जैक्टली, देखिए समटाइम्स आपको प्रॉपर क्रिकेटर होना भी जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए। सरफराज की जो बात की थी हमने, डिफरेंस जो दोनों का बताया था कि सरफराज तो गेंद पे जा रहे हैं वनडे स्टाइल में। असल में ओवर कॉन्फिडेंट का वर्ड शायद गलत भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो 30-40 करके जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं सरफराज, थोड़ा सा अगर काम डाउन हो जाए 50 के बाद जो नेक्स्ट 20 रन हैं, अगर वो स्लोली बिल्ड कर जाए अपनी इनिंग, चौके उनका गेम है, बाउंड्रीज, लेकिन ये तय कर लें कि यार वाइडर आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल होगी, क्योंकि जो बंदा बाहर से देख रहा तो वही सोचता है कि शायद अब इस बंदे ने कंसंट्रेशन लूज कर दी, जैसे आज इमाम का भी लगा हमें, इन पे दबाव था कि यार कप्तानी इनकी बच गई, इन्होंने तो 50 कर दिया इस बार भी, अब ये आउट हो जाएंगे। जी हाँ, हमारे यहाँ आपको पता जज्बाती कौम है और हमारा सिलसिला इसी तरह से सही। हमारी प्रोडक्शन टीम ने एक पैकेज बनाया है कि जो 16 रुकनी टीम अनाउंस हुई है वर्ल्ड कप से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और हमें बड़ा जरूरी है कि हम अपने वर्ल्ड कप के जो प्लेयर्स हैं उनको जॉट डाउन करें और शॉर्टलिस्ट करें। सो एक पैकेज देखते हैं कि कौन से 16 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं साउथ अफ्रीका पाकिस्तान सीरीज के लिए, जिसमें 5 ओडीआईज खेलने हैं। वो पैकेज देख के फिर उस पर बात करते हैं। सो जुनैद खान इज अगेन ड्रॉप्ड
और हम देख रहे हैं कि वो बांग्लादेश लीग खेलने गए हैं, एशिया कप में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। वहाँ से आपको लगता है कि जुनैद खान अगेन मिकी आर्थर का निशाना बने हैं या सिस्टम का निशाना बने हैं? एक बॉलर है जो जान मारता है, मेहनत करता है, टीम में नहीं है दोबारा। एक है बल्लेबाजों का फवाद आलम, जुनैद खान जो है वो बॉलरों के फवाद आलम बनते जा रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। सही। आप ये देखिए कि मैंने आपको बताया है कि जुनैद खान राइट नाउ पाकिस्तान का सबसे, जी हाँ, बॉलर्स का फवाद आलम बन गया और सबसे ज्यादा स्किलफुल बॉलर है राइट नाउ इन पाकिस्तान। दावे से कह रहा हूँ, स्किलफुल का वर्ड बोला है मैंने, ओडीआई फॉर्मेट। जी हाँ, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी बॉस और इस तरह का अगर आपका टेस्ट अटैक है तो आई थिंक कि अगर उसकी फिटनेस पर लंबी फॉर्मेट में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो टेस्ट क्रिकेट में भी इनसे अच्छा बॉलर है। सेटअप करके आउट करता है, चैनल बॉलिंग करता है वहीं से थोड़ा सा अंदर, और कलाइयों का रिस्ट पोजीशनिंग उसकी इतनी खूबसूरत है, लेकिन हमेशा से वो निशाना बनता रहा। कभी वकार यूनिस और मिसबाह हक के साथ उसकी जाती रिफ्ट हो जाती है, क्योंकि एक बड़ा खामोश सा कैरेक्टर है, साइड पे बैठता है, अपनी मेहनत करता है, जिस तरह शान मेहनत करके वापस आए, अपनी मेहनत करता है, किसी इंसान को खुश रखने पे वो बिलीव नहीं करता, अल्लाह को खुश रखने पर बिलीव करता, अपने मुल्क को सर्व करना चाहता है। इतना शोर मचा, इतना शोर मचा, ये है हमारा कल्चर, ये है हमारी क्रिकेट का हाल राइट नाउ। आप देखें कि इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अगर वो अनफिट था, मैंने बताया था, याद होगा आप लोग बातें कर रहे थे कि जुनैद खान को फिर ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा वो सीजन में कम खेला है ऑफ एंड ऑन, उसकी फिटनेस थोड़ी मशकूक है, लेकिन वहां से भी जाके राइट नाउ वो अब फिट है ना बॉस, अब फिट है। स्ट्रेट अवे नहीं ज्वाइन किया उसने, अब वो जाके ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि वो जो आउटफिट है वो देखें, जे जहां जहां जुनैद खान जाता जा रहा है ना लीग क्रिकेट में, वो इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। वो बांग्लादेश वाली टाइटंस को मालूम चल गया कि नए बॉल से ये विकेट दिलाता है, ओल्ड बॉल से ये विकेट दिलाता है, 6 रन चाहिए आप इसकी जानिब बॉल थ्रो कर दो, ठीक है भाई वो लीग क्रिकेट है, लेकिन वहां पे भी हर टीम में 2-3 बड़े नाम खेल रहे हैं। 24 रन देके 4 ओवर्स में 24 रन देके 1 विकेट लिए, और T20 फॉर्मेट में अगर इतना अच्छा कर सकते हैं सर तो, अभी उसका स्टार्ट है वहां भी, आप देखें वो 3 और 4 विकेट भी लेगा सडनली किसी ना किसी मैच में, वो उन कंडीशंस में बखूबी बॉल करता है, बखूबी। वहाँ से मोहम्मद आमिर का कमबैक हुआ है ओडीआईज में, कैसे देखते हैं? डू यू थिंक इन कंडीशंस में उनका ओडीआई फॉर्मेट में आना इज अ राइट चॉइस? कप के बाद एक माहौल बन गया था कि आमिर इज नथिंग और इसको बाहर करो, अवामी रद्द-ए-अमल की बात करो, हम लोग तो ऐसी बात नहीं कर सकते कि ही इज नथिंग, क्योंकि फिर भी हमारे मुल्क का प्लेयर है। बिल्कुल सही। तो आपने लोगों को जो है वो खामोश करने के लिए उसे एक आधा सीरीज में बाहर कर दिया, वापस ले आए। टेस्ट क्रिकेट में कौन से झंडे गाड़ दिए आमिर ने आपको? कौन सा टेस्ट करीब ले आया वो जितवाने के? कब उसने हाशिम आमला और डुप्लेसी को अपनी इन स्विंग पे विद द न्यू बॉल या एल्गर को आउट बोल्ड कर दिया? जरा मुझे बता दें कौन सी ऐसी आउटस्टैंडिंग डिलीवरी आपके माइंड में आ रही है मोहम्मद आमिर की, टेल एंडर के अलावा, रबाडा वाली बॉल के अलावा, कि आमिर ने इस सीरीज में करा दी कि जिसके बाद आप कहने पे मजबूर हो जाएं यार आमिर इज बैक। ना ही पेस था, तो ना ही जो आप बात करते हैं, हम और आप यहाँ बैठ के नेपोटिज्म तो है ना, हमें शौक नहीं है, हम यहाँ बैठते हैं, जिम्मेदारी है हम पर, हम बात वही करेंगे जो हक है और सच है और जो गेम की है। मुझे नहीं मालूम कि बाहर उन्हें कौन पसंद कर रहा है, कौन नहीं पसंद कर रहा, मीटिंग में उनके घर के कौन किस्से सुनाता है और कौन नहीं सुनाता, लेकिन भाई इतना अहल बॉलर जाया कर रहे हैं आप उस परफॉर्मर के लिए जो थका हुआ है, डाउन एंड आउट है, 3 टेस्ट मैचेस आपने उसे जोर जबरदस्ती खिला दी है, और उसकी मौजूदगी में साउथ अफ्रीका की टेल इतना वैग कर गई कि टॉप ऑर्डर भी वैग नहीं कर सका सर। बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद रिजवान हमने देखा कि टेस्ट स्क्वाड में बैठे रहे, वो किसी पॉइंट पे ये भी बात होने लगी कि 3rd टेस्ट में वो एज बैट्समैन खेलेंगे। आपको लगता है कि ये भी बेचारा वही प्लेयर है जो सिर्फ बेंच पे बैठने जा रहा है? सरफराज के होते हुए इनकी जगह बनेगी नहीं, सो अगर उनकी जगह नहीं बनती तो किसी प्रॉपर प्लेयर को आप क्यों नहीं खिला, प्रॉपर बैटर को क्यों नहीं खिला रहे जो खेल भी जाए आपके लिए? पाकिस्तान में नियतों का, जो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ ना, हमारे यहाँ ये सिस्टम में नियतों का मसला है। जब मोहम्मद रिजवान फर्स्ट टाइम ड्रॉप हो रहा था, जब टीम के साथ लगा हुआ था 2015-16 से, जब ये फर्स्ट टाइम ड्रॉप हो रहा था सरफराज की कैप्टनशिप में, तो मैंने ये कहा था कि सरफराज ने कुछ अचीव कर लिए, 1-2 कामयाबियां समेट ली हैं, तो अब माहौल बना दिया गया कि रिजवान की बैटिंग की हमें क्या जरूरत है। आपको याद है मैं कहता आ रहा था कि ये बड़ा एबल बैट्समैन है, हमारा कल्चर बहुत डेंजरस है। इंग्लैंड एक वक्त में 3-3 कीपर भी खिला रहा है, बटलर, जॉनी बेरिस्टो। आपको लगता है कि अगर किसी दिन इनका दिन हुआ तो कोई बॉलर ऐसा आपको मिलेगा कि जो जिससे घबराएंगे? उसके बाद वो नया बंदा भी ढूंढ के ले आए बांग्लादेश में, अभी उन्होंने खिलाया और बड़े रन किए उसने। तो अब आप मुझे एक बात बता दें कि इतने अहल किस्म के लोग इंग्लैंड से क्रिकेट नहीं खेल सके। एक बंदा है क्रिस रीड, क्रिस रीड खेला इंग्लैंड के लिए, बड़ा कम खेल सका। गैरेंट जोन्स जैसा प्लेयर जो टेस्ट को आइडियली सूटेड था, फंटास्टिक कीपर था वो, जो एशेज
5 की कामयाबी के पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ था गैरेंट जोन्स का। तो इस टाइप के प्लेयर्स, मैथ्यू प्रायर जो है वो कंसिस्टेंटली ओडीआई क्रिकेट नहीं खेल सका, जबकि बड़े 100 करता था वो। प्रायर जो है बड़े 100 करता था, 5 for 50 प्रायर आया, 100 कर दिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने 100 किया। तो अब आप मुझे एक बात बता दें, यहाँ 2 विकेट कीपर्स क्यों नहीं खेल सकते? लेकिन आप रिजवान को अब जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो सरफराज को अंडर प्रेशर करने के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। आपकी नीयत ठीक नहीं है। हाँ, ओडीआई फॉर्मेट में उसे सिलेक्ट होना चाहिए था। अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आप पूछेंगे, मैंने आपको बताया था उसकी लिमिटेड ओवर्स में परफॉर्मेंस आप उसको खिलाएंगे? आप तो फहीम अशरफ को कहते हैं वो ऑलराउंडर नहीं है, तो इसको आप ऐसे बैट्समैन खिलाएंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान का प्रेशर आया हुआ है पीछे से। सही है। लेकिन जो टूरिंग सिलेक्शन कमेटी है वो जो है कुछ एका करती है और इनको नहीं खिलाती। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं फैसल भाई, सरफराज हमेशा उसे खिलाते थे। सही है, सरफराज उसे खिलाते थे। अजहर अली ने भी उन्हें खिलाया, लेकिन अजहर अली ने भी, मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कहूंगा, ही इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम राइट नाउ विद द बैट। पर अजहर अली भी एक अच्छा कैरेक्टर है, वो सरफराज को नंबर 5 भेजते थे। रिजवान भी उस टीम में मौजूद है। आपको नहीं लगता कि सरफराज के होते हुए अगर रिजवान सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलते हैं और खुदा न खास्ता उसमें वो अनसक्सेसफुल रहते हैं, तो उनके लिए फिर हमारे कल्चर में तो पता है आपको, एक बार आप फेलियर होता है तो या तो आप इमामुल हक हो, अदरवाइज आपका दोबारा वापस आना बड़ा मुश्किल है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है मोहम्मद रिजवान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अच्छा, स्पेशली अगर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आफ्टर द वर्ल्ड कप, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में इतना एनर्जेटिक, इतना एजाइल, इसका मतलब तो ये वर्ल्ड कप भी हम अच्छा नहीं खेलने वाले। नहीं, वर्ल्ड कप के बाद की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, सरफराज अहमद का ये देखें, अभी आपने देखा था बोर्ड ने जवाब क्या दिया है जब सरफराज को प्रोटेक्ट किया बड़े बड़े ग्रेड्स ने, और कमेटी में भी वो लोग मौजूद हैं हमारी, वसीम भाई, मिसबाह हक वगैरह, सब ने कहा कि कप्तान है ही नहीं हमारे पास कोई। तो पीसीबी का बयान आया है, स्टेटमेंट पर जो है ना, पंच लाइन पर गौर किया करें कि इन सब के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक्सपायर होंगे वर्ल्ड कप पर। वर्ल्ड कप खत्म हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट फिर हम देखेंगे कि किसका रिन्यू करना और किसका नहीं। तो ये मैदान जो बनाया जा रहा है वो वर्ल्ड कप के बाद के लिए बनाया जा रहा है कि अगर सरफराज अहमद ने वर्ल्ड कप जितवा दिया तो यकीनी तौर पर अवामी दबाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वर्ल्ड कप आ जाएगा। फिर ये जितने क्रिटिक्स हैं ना, जो डे बाय डे तब्दील होते हैं, अब लोग कहेंगे भाई मैं या आप, हम भी पहले अवाम है ना, पहले एक शायक हैं, एनालिसिस करते हैं ट्रू गेम बेस पर, रियलिटी बेस। वैसे आपको लगता है कि अगर हम, क्योंकि सरफराज की ओडीआईज में ऑल्दो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो फायर हमें नहीं दिखा और हम स्ट्रगल करते रहे, वहाँ पे भी हमें लगा कि शायद 50 ओवर भी हमारे लिए बहुत लंबा फॉर्मेट हो गया है। लेकिन आपको लगता है कि अगर हम टेस्ट मैच की अगर प्रॉपर सेपरेट साइड करते हैं, सेपरेट कप्तान करते हैं, तो हमारे लिए फ्यूचर में बेहतर हो सकता है? हो सकता है। मैं तो सिर्फ इस मूवमेंट पे, एट दिस वेरी मोमेंट, मैं डिनाई करता हूं और मैं कहता हूं कि जो लोग इस वक्त कप्तान बदलने की टेस्ट फॉर्मेट में भी बात करते हैं वो सही नहीं है। पाकिस्तान के मफाद में नहीं बोलते बॉस, उनका कोई जाती मफाद तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आखिरी टेस्ट चल रहा है आपका, इसके बाद वर्ल्ड कप तक आपकी टेस्ट क्रिकेट है ही नहीं। अगर आपको टेस्ट की क़यादत से सरफराज को हटाना है या उनको कहना है, एक बात तो ये कि हटाना बहुत बुरी बात है। एक कप्तान है जो शहरियार साहब के कहने से इस फॉर्मेट की भी उसने क़यादत कबूल कर ली, तो आप उसे इज्जत से बुलाएं और बोलें यार आप टेस्ट से स्टेप डाउन कर जाओ, वर्ल्ड कप के बाद आप उसका फ्यूचर डिसाइड करें ना। उसका कॉन्फिडेंस आप शेक पे शेक किए जा रहे हैं, तो ये व्हाट डज इट मींस कि एक ऐसा बंदा जिसने आपको मिनी वर्ल्ड कप जिता रखा है, वो छोड़ दें बीच में क्या कुछ हुआ। हमने माजी में बड़ी टीम्स देखी हैं ग्रेड्स के डाउन एंड आउट होती हैं, लेकिन बड़ा इवेंट जीतने की सलाहियत रखती हैं। थोड़ी सी लक भी होती है, डिटर्मिनेशन होती है, फायर होती है, वो तीनों चीजें सरफराज के साथ हैं बड़े। बिल्कुल सही बात है। वासिफ भाई, योर लास्ट वर्ड ऑन दिस टेस्ट मैच। आपको लगता है कि कल चौथे दिन पाकिस्तान कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, कोई मौजूदा हो सकता है और हम ये चेस डाउन कर सकते हैं 381? लास्ट वर्ड ऑन। मैं सेंचुरी देखना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है असद और बाबर सेंचुरी करें, सरफराज कम से कम बैक टू बैक हाफ सेंचुरी दोनों मिलके एक सेंचुरी तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों असद के तो अब 52 रन रह गए। अगर असद ने अब भी सेंचुरी नहीं की तो फिर असद से बड़ा उनका अपना दुश्मन कोई भी नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही अब खटक गए मिकी आर्थर को। ये मैं आपको बिल्कुल आज लाया हूँ अंदर की रिपोर्ट। अब असद शफीक मिकी आर्थर को खटक गए, लेकिन वैसे वो 70-80 रन पर भी खुश नहीं है। अब जो अगला टेस्ट मैच खेलेंगे उससे पहले शायद जो है मिकी आर्थर का गेम पूरा हो चुका होगा। सो अब खटके या ना खटके, हु नोज, यू नेवर नो इन पाकिस्तान के क्या हो जाए। ऑलराइट, ऑन दिस नोट खबरें अच्छी हैं हमारी तरफ से। वासी हबीब साहब बड़े पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीत भी सकता है ना। सो वील हैव टू वेट एंड सी। अच्छा नहीं, मैं कहता हूं 300 प्लस पाकिस्तान करेगा, व्हिच मींस कि कल जो दिन है वो सेकंड सेशन तक भी जाएगा, जो बड़ी बात होगी, वरना पाकिस्तान 3 दिन में टेस्ट हार जाता है। और हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू नेक्स्ट वीक।